हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्यादायनी क्लासेज। आज हम सब एक महत्वपूर्ण मनोविज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे, जिनका नाम है जीन पियाजे। आप लोग जानते भी होंगे, जीन पियाजे के नाम सुने भी होंगे। जीन पियाजे महोदय के बारे में हम लोग आज जानेंगे। इन्होंने क्या अवस्था का सिद्धांत जो दिया, इसके बारे में जानेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए अब जीन पियाजे के बारे में हम लोग समझते हैं। तो जीन पियाजे ने जो सिद्धांत दिया था वो कई नामों से जाना जाता है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी इसको कहते हैं। जीन पियाजे जो सिद्धांत दिए उसी को विकासात्मक सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, या अवस्था का भी सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत में अवस्था का सिद्धांत दिए थे। इसमें बताया था कि बच्चे जो होते हैं अवस्था के अनुसार, यानी कि उम्र के अनुसार इसका परिवर्तन होता है। इन्होंने अपने बच्चों पर ही प्रयोग किया था, मतलब अपने बच्चे पर ही एक्सपेरिमेंट कर करके और सिद्धांत दिए थे। चलिए हम लोग कुछ जीन पियाजे के बारे में जानते हैं कि जीन पियाजे कहाँ के थे। तो जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे। जीन पियाजे जो थे इनका स्विट्जरलैंड में रहते थे। ये जो स्विट्जरलैंड के निवासी थे, ये जो थे जीन पियाजे महोदय ने मनोवैज्ञानिक तो थे ही, लेकिन इसके साथ साथ एक डॉक्टर भी थे, एक चिकित्सक भी थे। डॉक्टर के साथ साथ एक चिकित्सक भी थे। इनका पेशा डॉक्टरी से भी था। आगे है अपने बच्चों पर ही ये प्रयोग किए थे जीन पियाजे ने। और इनका कहना था, जब बच्चा का इन्होंने अध्ययन किया धीरे धीरे, तो इन्होंने माना ऐसा कि बच्चे जो होते हैं, बालक जो होते हैं, उसका विकास जो होता है उम्र यानी कि आयु के अनुसार होता है। वह जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ते जाती है वैसे उससे उसका विकास होते जाता है। यानी कि इनका कहना था कि बच्चा का जो विकास होता है वह उम्र के अनुसार होता है। क्वेश्चन भी आएगा कि किन मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चे के विकास जो होता है उम्र के अनुसार होता है, आयु के अनुसार होता है। तो इसका आंसर जीन पियाजे होगा। आगे क्वेश्चन आएगा कि संज्ञानात्मक विकास किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? तो जीन पियाजे ने दिया। विकासात्मक विकास किन मनोवैज्ञानिक ने दिया, किसने दिया? तो जीन पियाजे ने दिया। अगर क्वेश्चन कोई भी किसी भी तरह से क्वेश्चन आ जाए तो इसका आंसर छोड़ना नहीं, उसको बना के आना है। अवस्था का सिद्धांत पूछे तो अवस्था का भी सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया। तो जीन पियाजे जो थे वो उम्र के अनुसार ही बच्चे को माना कि बच्चा का विकास बढ़ती हुई उम्र के अनुसार होता है, और उसका कार्य क्षेत्र जो होता है वह बढ़ता है। बुद्धि का विकास होता है उम्र के अनुसार ही। जो काम करने की जो क्षमता होती है वह उम्र के अनुसार धीरे धीरे बढ़ते जाता है, और धीरे धीरे उसका विकास उम्र के अनुसार ही होते जाता है। बुद्धि का भी विकास होते जाता है। यानी कि बच्चा जो है परिवर्तन अवस्था से उम्र के अनुसार परिपक्व होते जाता है।
विकास उसका होते जाता है। पियाजे के अनुसार बच्चे जो होते हैं जिज्ञासु होते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चे जिज्ञासु होते हैं, तो इसका आंसर होगा पियाजे के अनुसार। यानी कि पियाजे का कहना था कि बच्चे जो होते हैं जिज्ञासु होते हैं। बच्चे जिज्ञासु होते हैं, बालक जो होते हैं नन्हे वैज्ञानिक भी होते हैं तथा ज्ञान निर्माता भी होते हैं। वो जो होते हैं अपने ज्ञान को निर्माण भी करते हैं, यानी कि ज्ञान निर्माता भी होते हैं। जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करता है। बालक जो है अपने संसार के, अपनी दुनिया के बारे में ही अपने सिद्धांत, अपने सोच द्वारा, अपने सिद्धांत द्वारा रचना करता है। ये पियाजे का मानना था। इसमें कई तरह के क्वेश्चन भी बनेगा कि किनके अनुसार बच्चे जो ज्ञान निर्माता होते हैं पियाजे के अनुसार होते हैं, किनके अनुसार बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं तो पियाजे के अनुसार होते हैं। आगे है जीन पियाजे ने सर्वप्रथम पुस्तक एक लिखी थी 1923 ईस्वी में, जिसका नाम था, उस पुस्तक का नाम था द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड। उस पुस्तक का नाम द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड नामक पुस्तक की रचना की थी 1923 ईस्वी में। क्वेश्चन भी आता है कि द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड पुस्तक की रचना किसने किया था, तो जीन पियाजे महोदय ने किया था। आगे है कॉन्सेप्ट ऑफ जीन पियाजे। अब हम लोग जीन पियाजे ने कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था, कुछ कॉन्सेप्ट दिए थे, उस सब के बारे में जानेंगे। जैसे है अनुकूलन। अनुकूलन क्या होता है, एडॉप्टेशन क्या होता है, आत्मसातकरण क्या होता है, एसिमिलेशन आत्मसातकरण क्या होता है, इस सब के बारे में अब हम लोग जानेंगे। तो अनुकूलन, अनुकूलन किसको कहेंगे, अनुकूलन किसको कहेंगे, अनुकूलन क्या होता है। अनुकूलन जो होता है वातावरण के साथ इसका रिलेशन है, यानी कि वातावरण के अनुसार, वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। जैसा वातावरण मिलता है वैसे बच्चे जो होते हैं अपने आप को ढाल लेते हैं। उनमें जन्मजात प्रवृत्ति होती है, जो वातावरण के साथ सामंजस्य करने में बच्चों में जन्मजात प्रवृत्ति होती है। वह ऐसा प्रवृत्ति के साथ जन्म ही लेता है कि वह वातावरण के साथ ढल जाए, तो हम इसी को अनुकूलन कहेंगे। यानी कि वातावरण के साथ जो ढल गया उसको अनुकूलन कहते हैं, नहीं ढला उसको अनुकूलन नहीं कहेंगे। पियाजे के अनुसार अनुकूलन की दो उपक्रियाएं होती है। पियाजे के अनुसार अनुकूलन जो है, एडॉप्टेशन जो है, उसके दो उपक्रियाएं भी होती है। एक है आत्मसातकरण, पहला है आत्मसातकरण और दूसरा है समायोजन। तो अब हम लोग आत्मसातकरण एवं समायोजन के बारे में जानेंगे। पहले हम लोग आत्मसातकरण के बारे में, एसिमिलेशन के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद समायोजन एडजस्टमेंट के बारे में जानेंगे। उसके बाद और भी आगे दिए हैं पर उस सब के बारे में भी हम लोग जानेंगे, स्कीमा, ये सब के बारे में भी जानेंगे। पहले हम लोग आत्मसातकरण के बारे में जान लेते हैं। आत्मसातकरण किसको कहेंगे, तो आत्मसातकरण कुछ नहीं है, बस जो पहले का जो ज्ञान होता है, यानी कि बच्चे का जो, बालक का जो पूर्व ज्ञान होता है, पहले जितना भी बच्चा को मालूम है पहले से, उसमें अगर नए ज्ञान को अगर जोड़ दिया जाए, उसके साथ आत्मसातकरण कर दिया जाए,
तो उसी को एसिमिलेशन कहते हैं, यानी कि आत्मसातकरण कहते हैं। पहले ज्ञान में नए ज्ञान को, यानी कि पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ना ही आत्मसातकरण कहलाता है। दूसरे शब्दों में, जब हम नए ज्ञान का अर्जन करते हैं, नए ज्ञान को सीखते हैं, उसको अर्जन करते हैं, तो उसको हम आत्मसातकरण कहेंगे। नए ज्ञान को आत्मसातकरण, जिसको अर्जन करेंगे उसको हम आत्मसातकरण कर लें। यानी कि पहले से जो हमको मालूम है और उसके बाद उसी के अनुसार जो नया ज्ञान हमको प्राप्त हुआ, नया ज्ञान जो मिला, उसी को आत्मसातकरण कहेंगे। जैसे एक बच्चा है, एक बच्चा अपने घर में फैन देखता है, रोज़ चलाता भी है फैन, और देखता है, डेली उसको गर्मी लगता है, अपने फैन को ऑन करता है, ऑफ करता है। जब गर्मी लगता है तो उसको ऑन करके और चला करके अपने गर्मी को दूर कर लेता है। वही बच्चा जब जाता है अपने दोस्त के यहाँ, तो जब रूम में जाता है तो उसको ठंडक महसूस होती है, लेकिन वो बच्चा जो है देखता है कि यहाँ पे पंखा नहीं चल रहा है, तो बच्चा को समझ में नहीं आता है। सोचता है कि अरे मेरे यहाँ तो पंखा चलता है, तब हमको ठंडा का अनुभव होता है, लेकिन यहाँ तो पंखा भी नहीं है, तो पर भी हमको उससे ज़्यादा ठंडा का अनुभव हो रहा है, ऐसा क्यों? तो अपने दोस्त से पूछता है कि दोस्त, जो पंखा यहाँ नहीं चल रहा है उसके बावजूद भी जो ठंडा लग रहा है, ये जो ठंडापन का जो अनुभव हो रहा है वो कहाँ से आया? तो उसके दोस्त बताता है, क्या बताता है कि दोस्त, एसी से, उसके यहाँ एसी लगा हुआ था, वो एसी के बारे में बताता है कि ये जो ठंडा जो आ रही है ना, वो एसी से आ रही है। मेरे यहाँ एसी लगा हुआ है, उसी से अब ठंडा आ रहा है, एसी से ही ठंडा लग रहा है। तो जो बच्चा जो था वो पहले से पंखा के बारे में जानता था, अब उसको दूसरा ज्ञान हुआ एसी के बारे में। यानी कि बच्चा जो बोला कि जो एसी जो है उससे भी ठंडा लगता है, यानी कि उससे भी हवा आती है, पंखा से भी हवा आती है। तो बच्चा, जो पहले वाला बच्चा था, वो समझा कि यानी कि पंखा से ही तो हवा लगती है, एसी से भी ठंडा का अनुभव होता है। तो पहले ज्ञान जो पंखा वाला था, यानी कि पूर्व ज्ञान जो था पंखा वाला, वो फिर से उसको उसी में दूसरे ज्ञान को जोड़ा, यानी कि दूसरे ज्ञान को जोड़ा, एसी के बारे में वो समझा कि एसी भी है, वो पंखा की तरह ही हवा देती है, ठंडा लगता है, वो जो है गर्मी को दूर करने में मदद करता है, हेल्प करता है। तो वो समझा कि पंखा के साथ साथ एसी भी ठंडा को दूर करता है, यानी कि उसमें आत्मसातकरण हुआ। पूर्व ज्ञान के साथ उसमें नए ज्ञान को जोड़ा गया, तो उसी को हम लोग एसिमिलेशन यानी कि आत्मसातकरण कहेंगे। दूसरा उदाहरण है, तो फर्स्ट उदाहरण हो गया। अब एक और, अगर आपको नहीं समझ में, दूसरा उदाहरण को भी समझ लीजिए। जैसे एक बच्चा है, उसके यहाँ एक काले रंग की डॉगी है। बच्चा डॉगी के साथ डेली खेलता है, डेली उसके साथ नहाता है, डेली उसके साथ मनोरंजन करता है, यानी कि मतलब सब करता है। तो वो जो बच्चा जो है जान रहा है कि जो काले रंग के जो होते हैं वो कुत्ता होते हैं, काले रंग के सब जो होते हैं डॉगी होते हैं। लेकिन वही जो है बच्चा अपने पापा के साथ बाहर निकलता है, अपने डॉगी को लेकर के घूमने के लिए जाता है। तो एक और देखा कि जस्ट जो काले रंग के डॉगी है उसी की तरह, यानी कि उसको भी 4 गो पैर है, 2 गो आँख है, कान है, बस जस्ट उसी तरह से एक और दिखाई पड़ा डॉगी। तो अपने पापा से पूछता है, पापा डॉगी तो काले रंग के होता है, फिर ये क्या है?
तो उसके पापा बताते हैं, क्या बताते हैं कि बेटा डॉगी जो होता है वाइट कलर का भी होता है, यानी कि डॉगी जो है काले रंग का भी होता है, वाइट रंग का भी होता है, ब्राउन कलर का भी होता है, चितकाबरी भी होता है। बच्चा फिर सोचा कि ओह, यानी कि डॉगी जो है काले रंग का ही नहीं, वाइट रंग की भी होती है, ब्राउन कलर का भी होगा। तो उसमें क्या हुआ, यानी कि पहले वाला ज्ञान, पहले जो था उसको बस इतना ही ज्ञान था कि सभी जो होते हैं कुत्ते काले होते हैं, यानी कि सारा डॉगी काला ही होता है। लेकिन जब वो जो वाइट कलर का डॉगी जो जुटा, ब्राउन कलर का जो डॉगी जुटा, वो उसके साथ जो पूर्व ज्ञान से फिर दूसरे ज्ञान को जो जोड़ा गया, उसी को आत्मसात्करण कहेंगे। यानी कि पहले जो उसको ज्ञान था उसमें फिर दूसरे मतलब और अन्य ज्ञान को जोड़ा गया, तो उसको आत्मसात्करण कहेंगे। अब हम आशा करते हैं कि आप लोग को आत्मसात्करण के बारे में समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग समायोजन यानी कि एडजस्टमेंट के बारे में समझते हैं। समायोजन यानी कि एडजस्टमेंट। समायोजन क्या है कि जब बालक अपने पूर्व स्कीमा यानी कि पूर्व ज्ञान में जो परिवर्तन करता है, यानी कि परिवर्तन करना प्रारंभ कर देता है, तो वह प्रक्रिया समायोजन कहलाती है। यानी कि जब बालक जो अपने पूर्व ज्ञान में, यानी कि पहले से उसको ज्ञान है कि पंखा हवा देती है, एसी हवा देती है, उसमें अगर वो पंखा और एसी के साथ साथ अगर कूलर को भी जोड़ लिया तो कूलर भी ठंडी हवा देती है, तो वही जो हुआ समायोजन हुआ। यानी कि वो अपने शब्दों में और अन्य शब्दों को समाहित कर रहा है, अन्य शब्दों को जोड़ रहा है, अन्य शब्दों के बारे में ज्ञान प्राप्त कर रहा है, ज्ञान में परिवर्तन कुछ कर रहा है। जैसे डॉगी के बारे में ही, तो डॉगी के बारे में बच्चा जो है ब्लैक कलर के डॉगी के बारे में पहले से ही जानता था, उसका वो पूर्व ज्ञान था, पहले से ही वो बच्चा का माइंड में फिट था कि डॉगी जो होता है, सभी डॉगी जो होता है काले रंग के होता है। उसके बाद उसको जब पापा बताए कि बेटा डॉगी जो होता है वाइट कलर के भी होता है, तो बच्चा जो है समझ गया कि डॉगी जो है वाइट कलर के भी होगा। लेकिन जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होगा, यानी कि उसमें धीरे धीरे उसके ज्ञान में जो परिवर्तन होगा कि डॉगी जो है वाइट, ब्लैक, चितकाबरी, ब्राउन सभी कलर के हो सकते हैं, वाइट भी होता है, ब्लैक भी होता है, सभी कलर के हो सकते हैं। तो उस जो है ज्ञान में क्या हो रहा है, उसको परिवर्तन हो रहा है। तो वही प्रक्रिया जो है, जो जितने उसका ज्ञान जो बढ़ रहा है उसमें परिवर्तन जो हो रहा है, तो उसी को समायोजन यानी कि एडजस्टमेंट बोला जाता है। आत्मसात्करण और समायोजन, यानी कि आप लोग को आत्मसात्करण और समायोजन के बारे में हमने बताया। आशा करते हैं कि ये सब आप लोग पूरी तरह से समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। अब हम लोग समावेशन इंक्लूजन, समावेशन को जानेंगे, इंक्लूजन को बारे में समझते हैं। तो पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार, पियाजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया, इसके अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित करना ही समावेशन कहलाता है। जो संज्ञानात्मक सिद्धांत जो है उसके अनुसार जो संशोधित किया जाएगा, समावेशन यानी कि उसमें कुछ गलती जो होता है या सही जो है, कोई किसी भी चीज़ को अगर गलती है तो उसको हटाना है या किसी भी चीज़ को जोड़ना है, यानी कि उसमें जो संशोधन करना है, संशोधित करना है, उसी को हम लोग समावेशन
कहेंगे, इंक्लूजन कहेंगे। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित करना ही समावेशन कहलाता है, यानी कि संशोधन करके कुछ चीज़ को जोड़ना उसको समावेशन यानी कि कंक्लूजन कहेंगे। आगे है स्कीमा। स्कीमा क्या है? तो स्कीमा जो है यह मानसिक तथा संज्ञानात्मक क्रिया से संबंधित है। स्कीमा जो है मानसिक तथा संज्ञानात्मक क्रिया से संबंधित है। वह मानसिक संरचना है, यानी कि मानसिक या संज्ञानात्मक क्रिया से संबंधित वह संरचना है जिसका उपयोग सूचना को व्यवस्थित और संग्रहित करने के लिए किया जाता है। फिर से इसको देखेंगे स्कीमा। तो स्कीमा जो है यह मानसिक तथा संज्ञानात्मक क्रिया से संबंधित उस मानसिक संरचना है जिसका उपयोग सूचना को व्यवस्थित और संग्रहित करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर जो है अब आप लोग इसको और दूसरे ढंग से अच्छे ढंग से समझिए कि मानव के दिमाग में जो चीज़ पहले से स्टोर रहता है यानी कि जमा रहता है, वह उसका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति धारणा बना लेता है, यानी कि जो धारणा बनाता है, जो उसके दिमाग में जो धारणा बनती है उसके प्रति, तो उसी को स्कीमा कहेंगे, उसी को स्कीमा कहेंगे। मानव शिशु में स्कीमा का जो प्रवृत्ति होती है वो जन्मजात होती है। स्कीमा और प्रतिक्रिया जो होती है बालक में, मानव में जन्मजात यानी कि जन्म से ही होता है। तो मानव के दिमाग में जो चीज़ पहले से फिट है यानी कि जमा है, स्टोर है, वह उसका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति धारणा जो बना लेगा। जैसे एक बालक है, वो बालक जो है एक उसके घर में तोता है, तोता को रोज़ देखता है, बच्चा जो है डेली तोता को देखता है और तोता को देखता है और वो कहता है, उसको लगता है कि तोता के 2 पैर हैं, 2 आँख हैं, एक पंख है। उसके मन में मतलब उसका जो है छवि बना हुआ है। वही बालक जो है एक कबूतर को देखता है उड़ते हुए, तोता जो है उड़ता है, वो जब पिंजरा से निकलता है तो तोता उड़ता है, तो वही छवि उसको बना हुआ है कि जो उड़ता है वह तोता है, जिसका 2 पैर है वो तोता है, जिसका 2 आँख है वो तोता है, उसके मन में बैठा हुआ है। जब वो बालक जो है कबूतर को देखता है या कौवा को देखता है तो देखता है कि कबूतर उड़ रहा है, तो वो कहता है कि ये तोता है, कहता है पापा ये तोता है, मम्मी ये तोता है। तो उसकी मम्मी क्या बोलती है कि नहीं ये तोता नहीं है, कबूतर है, कबूतर है। यानी कि वो जो है पहले से उसको मन में बैठ चुका है कि सभी जो है 2 पैर वाले जो होते हैं पक्षी, वो जो होते हैं तोता होते हैं, जो उड़ता है वो तोता है। लेकिन वो जो मम्मी जो है उसकी पापा बताते हैं कि नहीं ये तोता नहीं कबूतर है, तो कबूतर के बारे में समझा, यानी कि तोता भी उड़ सकता है और कबूतर भी उड़ सकता है। तोता का भी 2 पैर होता है, कबूतर का भी 2 पैर होता है, तोता का भी 2 आँख होता है, कबूतर का भी 2 आँख होता है। यानी कि जो उसमें जो पहले संग्रहित था उसमें और व्यवस्थित क्रम से उसको मतलब संग्रहित किया गया और चीज़ को जोड़ा गया, उसमें समाहित किया गया। यानी कबूतर के साथ साथ तोता के साथ साथ उसको कबूतर के बारे में भी जानकारी प्राप्त हुआ।
तो उसके माइंड में जो है, दिमाग में भी है संग्रहित हुआ, यानी कि इकट्ठा हुआ कि तोता भी है, उड़ता है, कबूतर भी उड़ता है। आगे चल के वो ये भी जानेगा कि कौवा भी उड़ता है। पक्षी यानी कि सारे पक्षी जो होते हैं उड़ते हैं, सारे पक्षी का 2 पैर होता है, सारे पक्षी का 2 आँख होता है। तो ये सब जो है स्कीमा, यही जो है स्कीमा कहलाएगा, यानी कि उसका सूचना जो है व्यवस्थित और संग्रहित करने के लिए जो किया जाता है, तो वो जो है स्कीमा जो हुआ वो स्कीमा उसको बोला जाता है। नेक्स्ट है अपलटावी। अपलटावीपन, यानी कि अपलटावीपन किसको कहेंगे? अब हम लोग अपलटावीपन के बारे में जान लेते हैं। तो बच्चे जो होते हैं, बालक जो होते हैं, शिशु यानी कि बच्चा जो जिस बिंदु से आगे बढ़ता है, तो उस बिंदु पर वापस नहीं लौट पाना ही अपलटावीपन कहलाता है। यानी कि बच्चा जो है, यहाँ पे उदाहरण देकर ही बताया गया है कि 1 + 3 = 4, यानी कि जब बच्चा को ऐड करने के लिए, जोड़ने के लिए जब दिया जाए कि बाबू देखो 1 + 3 करेंगे तो इसका आंसर यानी कि इसका रिजल्ट जो होगा 4 होगा। जैसे 1 में अगर 3 को जोड़ेंगे तो 4 होगा। तो बच्चा के माइंड में फिट हो गया कि 1 में 3 को जोड़ेंगे तो 4 होगा, 1 में 3 को जोड़ेंगे कितना होगा? 4 होगा। लेकिन वही चीज़ को अगर उसी बच्चा से पूछा जाए फिर कि बाबू बताओ 3 + 1 इसका आंसर क्या होगा? जब 3 में 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इसका रिजल्ट कितना आएगा? तो बच्चा जो है नहीं समझ पाता है। जब इस बात को नहीं समझ पाता है कि मैम जो है बताई पहले कि 1 + 3 = 4, तो जब 1 में 3 जोड़ दिए तो 4 हो गया। फिर तो 1 में 3 जोड़ेंगे तभी ना 4 होगा। फिर मैम ही कहाँ से दे दी कि 3 + 1 बराबर, तो 3 + 1 बराबर करेंगे तो क्या होगा? जब बच्चा जो है उस बिंदु पर वापस नहीं आ रहा है कि जब 3 जो है, ये जो लिखा गया है ये विपरीत तरह से लिखा गया, यानी कि 3 पहले लिख दिया गया है और 4 को बाद, 1 को बाद में लिखा गया है। बच्चा जो है इस बात को नहीं समझ पाता है कि 3 पहले लिख दिया गया और 1 बाद में लिखा गया है। जब 3 में 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 4 होगा। तो ये जो नहीं समझ पा रहा है, तो इसी को हम लोग अपलटावीपन कहेंगे। ये जो है अपलटावीपन कहलाता है। अब हमको लगता है अपलटावीपन के बारे में आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसके बारे में हम उदाहरण देकर भी समझा दिए, एग्जाम्पल देकर भी समझा दिए। तो आगे अब हम लोग नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। आगे है जीववाद। जीववाद किसको कहेंगे? जीववाद के बारे में अब हम लोग जानेंगे कि जीववाद किसको कहते हैं। तो जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता है, उसी को जीववाद कहते हैं। जैसे में एक बच्चा जो है, छोटा बच्चा दौड़ते हुए जा रहा था, तो बच्चा जो है गिर जाता है, उसको गिर जाता है बच्चा। तो बच्चा जो है गिर जाता है तो उसको चोट लग जाती है बच्चा को। तो बच्चा ज़ोर से चिल्लाने लगता है, रोने लगता है। तो उसकी माँ आती है और वो बच्चा जो है बताता है कि ये जो है चौखट जो है, मान लीजिए गेट के पास गिर गया या कहीं ऊंचा नीचे पे गिर गया। तो बच्चा जो है इशारा करता है कि ये जो है हमको गिरा दिया। उसको समझ में नहीं है कि निर्जीव वस्तु है या सजीव वस्तु है।
बच्चा इशारा करता है कि हम इसी से गिर गए, यानी कि इसका गलती है, मेरा गलती नहीं है, इसका गलती है, या उसी की वजह से हम गिर गए। तो उसकी माँ जो क्या करती है कि उसको थप्पड़ लगाती है। वो जो जहाँ पे गिरा, यानी कि ज़मीन पे ही गिरा, धरती पे ही गिरा बच्चा, तो उस पर माँ जो है ऐसे ऐसे करके थप्पड़ लगा देती है। तो बच्चा जो है उसका दुख दर्द सब दर्द जो है हरण हो गया, यानी कि चोट भी लगा उसको, ये नहीं याद है कि हमको चोट लगा। बच्चा जो है खुश हो जाता है, खुश हो जाता है इसलिए कि माँ जो है उसको पिटाई की, और जब पिटाई की तो उसको भी चोट लगा, मेरा चोट ख़त्म हो गया। यानी कि उसको ये नहीं पता है कि निर्जीव है, इसको चोट नहीं लगेगा। उसको निर्जीव और सजीव के बारे में पता ही नहीं, वो अंतर ही नहीं कर पाता है कि ये सजीव नहीं है, ये निर्जीव वस्तु है, इसको चोट नहीं लगेगा, ये पिटाई करने से भी इसका कोई फर्क नहीं पड़ा, वो ये इस बात को नहीं समझ पाता है। तो उसी को जीववाद कहेंगे, उसको जीववाद कहेंगे। यानी कि जब बच्चा जो है सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता है तो उसको जीववाद कहेंगे। अब आप लोग ये सब समझ गए होंगे। अब हम लोग जानते हैं जीन पियाजे के विकास के बारे में, कि जीन पियाजे ने जो विकास के बारे में बताई, तो उसकी जो है उन्होंने, जीन पियाजे का कहना था कि संज्ञानात्मक विकास की 4 गो अवस्था होती है। यानी कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के बारे में 4 अवस्थाएं बताई। पहला है, 4 अवस्था के बारे में उन्होंने चर्चा की, 4 अवस्थाओं के बारे में बताया, चर्चा किया। पहला अवस्था जो है संवेदी गामक अवस्था है। संवेदी गामक अवस्था, इसको इंद्रिय गामक अवस्था भी बोला जाता है। संवेदी गामक अवस्था, चाहे इसी को इंद्रिय गामक अवस्था भी कहेंगे। सेंसरी मोटर स्टेज, इसको सेंसरी मोटर स्टेज इंग्लिश में अगर बोलते हैं तो सेंसरी मोटर स्टेज बोलेंगे इसको। इसका जो है, इस अवस्था का जो है एज जो होता है, उम्र जो होता है, वह 2 वर्ष से लेकर के, और 0 वर्ष से लेकर के 2 वर्ष तक होता है। इस संवेदी गामक अवस्था जो होता है 0 से 2 वर्ष का होता है। यानी कि बालक जब जन्म ले लेता है उससे लेकर के 2 वर्ष की जो अवस्था होती है, तो जो है उस अवस्था को इंद्रिय गामक अवस्था यानी कि संवेदी गामक अवस्था कहते हैं। इसमें जो है संवेदी गामक अवस्था में बालक जो भी काम करता है, यानी कि जो भी काम की ज़रूरत पड़ता है, यानी जो काम करता है वो जो है अपने शरीर से करता है, अपने शरीर के द्वारा करता है। इस अवस्था में संवेदी समझ होती है, यानी कि बच्चे को संवेदी समझ इसमें ज़्यादा होती है, वह शरीर के द्वारा ही अपने काम को करता है। एग्जाम्पल में है, आँख के द्वारा करता है, कान के द्वारा करता है, मुँह के द्वारा करता है, हाथ के द्वारा करता है। इसमें जो है वस्तु अस्थायित्व का गुण होता है। इंद्रिय गामक अवस्था में बालक में, बच्चों में वस्तु अस्थायित्व का गुण पाया जाता है। यानी कि बच्चा जो होता है अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बना लेता है, फिट कर लेता है अपने किसी वस्तु के बारे में, उसके बारे में छाप बना लेता है, जिससे वह छिपी हुई वस्तुओं को ढूंढने में उसको मदद मिलता है, यानी कि छिपी हुई वस्तुओं को ढूंढ लेता है। जैसे अगर किसी भी खिलौना को, एक गेंद है, उसको बच्चा के सामने अगर छुपा दिया जाए तो अपने दिमाग से, अपने सोच यानी कि दिमाग से वो वस्तु को खोजता है
और जब जब तक वो जो बच्चा जो है जब तक खोजते रहता है उसमें मतलब उसके माइंड में छपा हुआ है कि मेरा गेंद है, ये जो है लाल कलर का मेरा गेंद है। वो गेंद जो है कहीं खो गया है, उसको हमको खोजना है। वो बच्चा जो है बस वो गेंद को खोजता है और वो तब तक खोजेगा जब उसको मिल नहीं जाता है। यानी कि उसमें वस्तु अस्थायित्व का गुण है। वो उसके मतलब वो जो है बच्चा जो है अपने दिमाग से अपने हाथ पैर से उस वस्तु को खोजने की चेष्टा करता है और वस्तु को ढूंढ लेता है। आगे है गामक जो है गामक क्रियाएं जैसे पकड़ना, किसी भी चीज़ को पकड़ना। बच्चा जो है जन्म लेता है वह उसका प्रवृत्ति है, यानी कि जन्म से ही वो सीख के आता है। उसका जन्मजात प्रवृत्ति है किसी भी चीज़ को हाथ से पकड़ना, उसका हाथ पैर को फेंक करके खेलता है। ये सब उसका जन्मजात प्रवृत्ति है। तो ये जो गामक क्रियाएं हुआ पकड़ना, लिखना, खेलना, किसी वस्तु को चूमना इत्यादि, ये सब बालक का बच्चा का जो है गामक क्रिया जो होती है। नोट में दिया गया है कि प्रकाश से सचेत होता है। बालक जो है इंद्रिय गामक अवस्था में यानी कि संवेदी अवस्था में बच्चा जो है प्रकाश से सचेत होता है। जब बच्चा जो है खेल रहा है और उस पर अगर टॉर्च का अगर लाइट जलाते हैं या प्रकाश देते हैं, किसी भी वस्तु का प्रकाश देंगे उस पर, तो बच्चा जो है खेलेगा नहीं, वो शांत ऐसे स्थिर हो जाएगा। वो जो है प्रकाश को देख करके वो स्थिर हो जाता है, यानी कि प्रकाश से वो सचेत होता है। बच्चा प्रकाश से सचेत होता है। आगे हम लोग देखेंगे दूसरा नंबर है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। इसको प्री ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। इसका जो उम्र जो है, इसका उम्र निर्धारित किया गया है 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक के जो उम्र जो होता है बच्चा का जो एज होता है वह पूर्व सक्रियात्मक अवस्था का एज होता है, यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज का उम्र होता है। इसका पूछा जाए क्वेश्चन में कि पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में बच्चे कितने से कितने वर्ष तक होते हैं या बच्चों का उम्र कितना होता है, तो उसका हम लोग आंसर देंगे 2 से 7 वर्ष, यानी कि 2 से लेकर के 7 वर्ष की अवस्था में बच्चा जो होता है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में होता है। अब है कि पूर्व सक्रियात्मक क्या है, किसको कहेंगे, इसमें क्या क्या क्रियाएं करता है बच्चा, अब ये सब हम लोग देख लेते हैं। तो इस अवस्था में बालक जो है अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने और विभेद करने लगता है, यानी कि इस अवस्था में 2 से 7 वर्ष का बच्चा जो होता है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में जो बच्चा होता है वह किसी भी वस्तु को, अपने जो परिवेश में जो वस्तु है उसको पहचानने लगता है और उसमें विभेद करने लगता है, यानी कि कुछ कुछ जो अंतर जो होती है वह उसको मालूम हो जाता है। वो बच्चा जो है ये करने लगता है, यानी पहचानना विभेद करना ये जो है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में होता है। यहाँ पे क्वेश्चन अगर आएगा कि बच्चा जो है वस्तुओं को पहचानने एवं विभेद करने लगता है कब, तो देंगे पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में बच्चा जो है वस्तुओं को पहचानना विभेद करना सीख जाता है। नेक्स्ट है भाषा का विकास भी प्रारंभ हो जाता है। बच्चा जो होता है जो धीरे धीरे भाषा को सीखना प्रारंभ कर देता है। तो भाषा का प्रारंभ किस अवस्था में होता है, तो
पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में भाषा जो है बच्चा सीखना प्रारंभ कर देता है। जब क्वेश्चन आएगा कि बच्चा भाषा सीखना कब प्रारंभ करता है, तो इसका आंसर होगा पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में, यानी कि 2 से 7 वर्ष की अवस्था में। इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, बालक चित्रों का प्रयोग शब्दों व प्रतीकों का प्रयोग करता है, यानी कि प्रतीकात्मक खेल खेलता है। जैसे जो बालक जो है इस अवस्था में चित्र बना करके, यानी कि शब्दों या प्रतीकों का प्रयोग करके खेल खेलता है। जैसे बच्चा जो है बालू का घर बनाना, उसको मिटाना, ये सब जो है बालू का घर बनाया, खेला और उसको फिर मिटा दिया, यानी कि उसमें प्रतीकात्मक जो होता है वह घर बनाया, यानी कि उसको प्रतीकात्मक खेल खेला, बनाया और उस घर में जो है खेला और फिर खेलने के बाद उसको मिटा दिया। तो इस अवस्था में प्रतीकात्मक खेल खेलने आ जाता है बच्चा को। नेक्स्ट है, बच्चा जो है सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता, यानी कि जीवात पहले बताया है कि बच्चा जब सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता है तो उसको जीवात कहेंगे, जीवात कहलाता है। जब बच्चा जो है इस अवस्था में पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में सजीव और निर्जीव वस्तुओं को अंतर नहीं कर पाता है। नेक्स्ट है, इस अवस्था में बच्चा अहम केंद्रित होता है, यानी कि हम जो कर रहे हैं, बच्चा सोचता है कि हम जो कर रहे हैं वही सही कर रहे हैं। वो जो काम जो है, यानी कि वो जो है गलत है, लेकिन वो क्या सोचेगा, नहीं हम ही सही हैं और बाकी सब सही नहीं है, हम जो कर रहे हैं वह सही कर रहे हैं। यानी कि बच्चा खेल रहा है, उसको भले ही वो जो खेल मतलब कोई अच्छा खेल नहीं खेल रहा है, उसको अगर मना कर दिया जाए कि नहीं ये अच्छा नहीं है बेटा, इसको मत करो, लेकिन वो सोचेगा क्या कि नहीं मम्मी जो है गलत बता रही है, यानी कि हम जो कर रहे हैं वही सही कर रहे हैं। ये जो होता है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में ऐसा गुण पाया जाता है। अहम केंद्रिता होता है कि बच्चा जो कर रहा है सोचता है कि हम जो कर रहे हैं वही सही कर रहे हैं, बाकी दुनिया सब गलत है, मम्मी गलत है, पापा गलत है, बाकी सब गलत है। तो इसमें इस अवस्था में अहम केंद्रिता का गुण पाया जाता है। नेक्स्ट है, इसमें बच्चा जो है वस्तुओं, संख्याओं, समस्या आदि को उलटना पलटना नहीं सीखता, यानी कि ये जो बच्चा जो होता है वह किसी भी चीज़ को उलटना पलटना नहीं सीखता, पलटा भी होता है, यानी कि उसमें समझ नहीं आता। पलटा भी को पहले भी बता चुके हैं कि उसमें जो है उदाहरण देकर बताया कि 1 जोड़ 3 कर देंगे 4, तो बच्चा जो है पहले से उसको दिमाग में फिट का हो गया कि 1 जोड़ 3 = 4 होगा। वो बच्चा को अगर दे दिया जाए कि 3 जोड़ 1 बराबर कितना होगा बेटा बताओ, तो वो नहीं बता पाएगा, यानी कि वो नहीं समझेगा। मैम क्या दे दिए, पहले ऐसे दिए 1 जोड़ 3 तो 4 बताए, अब फिर दे दिए 3 जोड़ 1, अब क्या किया जाए। वो जो अपलटावी गुण उसमें नहीं पाया जाता। इस अवस्था में वो उलटना पलटना नहीं सीखता है। नेक्स्ट है, इस अवस्था में मुद्रा संप्रत्यय, दूरी, भार, ऊंचाई की योग्यता आदि के कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है। जैसे बच्चा जो है उसको दे दिया जाए, एक सिक्का दे दिया जाए ढेर सारा, और उतना ही जो सिक्का जो दिए 100 रुपया सिक्का दिए और 100 रुपया के एक नोट दे दें, तो बच्चा जो है पहले सिक्का को पकड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा लगेगा कि हम ढेर सारा पकड़ रहे हैं, ये जो एक है और ये जो सिक्का जो है ढेर सारा है, तो उसको इतना नहीं ज्ञान है कि मतलब ये जो उतना ही है, 100 रुपया का सिक्का जो है उतना ही है और ये नोट जो है उतना ही है, ये इस बात को नहीं समझ पाता है। जैसे
भार की बात ही हो गया। तो अगर वजन किया जाए तो एक तरफ रुई को रख दिया जाए और एक तरफ चावल को रख दिया जाए। जब उसको कहेंगे कि बताओ 1 केजी रुई है 1 केजी चावल है, बाबू बताओ कौन ज़्यादा है, तो वो रुई को बताएगा। क्यों? क्योंकि वो देखेगा कि रुई जो है ढेर सारा है और चावल जो है कम है, यानी कि उसमें जो है ये इस अवस्था में दूरी का और समय मतलब भार का ये सब की समझ नहीं है कि नहीं उतना ही है, रुई भी उतना ही है और चावल भी उतना ही। इसका वो जो कॉन्सेप्ट जो है इस अवस्था में नहीं समझ पाता है, यानी कि पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में ये सब की कॉन्सेप्ट उसको समझ नहीं पाता है। इस अवस्था में आगे है सही अनुपात का अंतर नहीं कर पाता है, यानी कि वही अब चावल रुई जो बताए कि चावल और रुई जो दे दिया जाए उसको सही अनुपात में नहीं बता सकता है कि दोनों मतलब बराबर ही है, दोनों का क्वांटिटी जो है इक्वल है, ये नहीं समझ पाता है। दोनों उतना ही है, यानी कि सिक्का भी उतना ही है, नोट भी उतना ही है, ये नहीं समझ पाता है। आगे है खिलौनों की आयु इस अवस्था को कहा जाता है। इस अवस्था में बच्चा जो है खिलौना से खेलना ज़्यादा पसंद करता है। ये जो गुड्डा गुड़िया खेल हो गया, बॉल, ये सब से खेलना ज़्यादा पसंद, खिलौना से खेलना ज़्यादा पसंद करता है। इसलिए इस अवस्था को यानी कि पूर्व सक्रियात्मक अवस्था को खिलौनों की आयु भी कहा जाता है। आगे है सजीवता के लक्षण देखने को इसमें इस अवस्था में मिलता है। जैसे गुड्डा गुड़िया का खेल जो है इस अवस्था में जो बालिका गुड्डा गुड़िया को जो खेल खेलती है, यानी कि उसको लगता है कि हम जो गुड़िया को जो दुल्हन बना रहे हैं, गुड्डा जो दूल्हा है वो जो सजीव है, सही में हम इसका दोनों का शादी कर रहे हैं, दोनों का जो इस दोनों का खिला रहे हैं, गुड्डी को दूध पिलाती है, खिलाती है, नहलाती है, सुलाती है, उसको लगता है कि ये सही है, ये सही में इतना हम इसको सेवा कर रहे हैं, इस तरह से वो सोचती है। यानी कि सजीवता के लक्षण देखने के लिए इस अवस्था में नहीं मिलता है। निर्जीव वस्तु भी उसको ऐसा लगता है कि ये जो है सही में गुड़िया ही है, इसको हम दूध पिला रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो ये सही दूध पी रही है, सही सो जाती है, सही में इसका हम शादी कर रहे हैं, गुड्डा गुड़िया का शादी कर रहे हैं, वो खेलती है, ऐसा उसमें उसके मन में ऐसा आता है इस अवस्था में। यानी कि पूर्व सक्रियात्मक अवस्था जो होता है सजीवता के लक्षण देखने के लिए इस अवस्था में नहीं मिलता है। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे आगे अगले अवस्था के बारे में जानेंगे। तो अगला अवस्था है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था के बारे में अब हम लोग जानेंगे कि मूर्त सक्रियात्मक अवस्था क्या है। कौन क्रिएटिव ऑपरेशनल स्टेज के बारे में हम लोग जानेंगे। अब मूर्त सक्रियात्मक अवस्था के बारे में जानेंगे, यानी कि कौन क्रिएटिव ऑपरेशनल स्टेज जो होता है, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था जो होता है, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था जो होता है, ये जो है इसका एज 7 से 11 वर्ष निर्धारित किया गया। यानी कि 7 से 11 वर्ष के बच्चे, यानी कि 7 से 11 वर्ष के जो बालक होते हैं वह मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में होते हैं। इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीज़ों को देखकर ही कुछ कर सकता है और उन पर चिंतन करना शुरू करता है। यानी कि मूर्त किसको कहेंगे, जो जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं हम, जैसे हम उस मतलब किसी भी चीज़ को देखते हैं, उसको छूते हैं, तो इसका कितना लंबाई है, कितना चौड़ाई है, कितना मोटाई है, सब छू करके देखते हैं, तो जो होता है मूर्त होता है। क्या होता है? मूर्त होता है। तो मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में बच्चा जो है मूर्त
यानी कि देख करके, मूर्त करके किसी भी चीज़ को सीखता है और मतलब उसके बारे में चिंतन करता है। आगे है, इस अवस्था में बालक कल्पना करना, यानी कि इस अवस्था में मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में बच्चा जो होता है कल्पना करना, चिंतन करना, गणितीय तर्क करना, ये सब शुरू कर देता है। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में ये सब करना शुरू कर देता है। बच्चा जो है किसी भी चीज़ को लेकर कल्पना करने लगता है, चिंतन करने लगता है उसके बारे में, गणितीय तर्क करना, ये सब जो है शुरू कर देता है। आगे है चिंतन का समावेश, यानी कि मूर्त चिंतन, देख करके चिंतन, किसी भी चीज़ को दम अपने आँखों से देख करके चिंतन करना, मूर्त चिंतन करना शुरू कर देता है। आगे है मूर्त चिंतन के बाद आगे है सही अनुपात का अंतर। सही अनुपात का अंतर यानी कि इसके पहले पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में बच्चे जो होते थे वह सही जो होता था अनुपात का अंतर नहीं कर पाता था, लेकिन इस अवस्था में जब बच्चा आ जाता है, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में जब बच्चा आ जाता है तो वह सही अनुपात का अंतर करने लगता है, यानी कि उस चीज़ को समझने लगता है, आकार, भार, क्रम आदि को समझने लगता है। वह बच्चा जो है समझ जाता है इस अवस्था में कि जो रुई जो है 1 kg है और चावल भी 1 kg है। ये जो है इसमें समझ आ जाता है इस अवस्था में। आगे है इस अवस्था में दिन, तारीख, समय, महीना आदि को बच्चा जो है समझने लगता है इस अवस्था में, यानी कि बच्चा जो है 7 से 11 वर्ष की अवस्था में, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में बच्चा जो है दिन के बारे में जानने लगता है कि आज कौन सा दिन है, सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, तारीख पता कर लेता है कितना तारीख है आज, समय के बारे में कितना टाइम हो रहा है, ये सब, महीना के बारे में कौन सा महीना है, ये सब के बारे में उसको समझ आ जाता है। यानी कि स्थानीय सोच का विकास उसमें हो जाता है, बच्चा में स्थानीय सोच का विकास हो जाता है। आगे अब हम लोग देखेंगे बच्चों में आरोही अवरोही, घटते क्रम और बढ़ते क्रम, घटते क्रम, कैलेंडर, वजन आदि का ज्ञान मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में, यानी कि 7 से 11 वर्ष में करने लगता है बच्चा, कि कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कैलेंडर देखना, वजन करना, वह ये सब जो है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में करने लगता है। आगे है बच्चा सबसे ज़्यादा गणितीय सक्रिया मूर्त अवस्था में ही करता है। बच्चा जो सबसे ज़्यादा जोड़ घटाव जो करता है वह सबसे ज़्यादा मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में ही करता है। बच्चा गणितीय सक्रिया मूर्त अवस्था में ज़्यादा करता है। ये जो क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन आता है कि बच्चा जो है किस अवस्था में गणितीय सक्रिया सबसे ज़्यादा करता है, तो मूर्त अवस्था में करता है। बच्चा जो है किस अवस्था में अवरोही आरोही का ज्ञान हो जाता है, तो ये सब जो होगा ये सब मूर्त अवस्था में होगा, यानी कि 7 से 11 वर्ष में इसका आंसर होगा। आगे हम लोग क्वेश्चन को भी देखेंगे, ये सब जो अवस्था के बारे में जान लेंगे, तो इसके बाद हम लोग क्वेश्चन को भी देखेंगे। कुछ क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो इसके मतलब इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी जिन पियाजे से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे हम लोग उसको देखेंगे आगे। पहले हम लोग ये सब समझ लेते हैं। अब आगे है चौथा स्टेज जो है वो है सबसे लास्ट स्टेज, सबसे लास्ट अवस्था, फोर्थ अवस्था औपचारिक, यानी कि अमूर्त
औपचारिक यानी कि अमूर्त अवस्था। औपचारिक अमूर्त अवस्था, सक्रियात्मक अवस्था इसको बोला जाता है। अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था भी इसको बोलते हैं। इसको फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज भी बोला जाता है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज इसको बोलेंगे। तो इसका जो एज जो होता है औपचारिक अवस्था का, जो अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था का एज जो होता है, यह जो होता है 11 से लेकर के 15 वर्ष तक या उससे ऊपर जो होता है प्रौढ़ावस्था तक जो एज माना गया है वह जो है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था का एज होता है। यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था जो होता है, ये औपचारिक अवस्था जो होता है संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था होता है। सोचने समझने की सबसे सर्वोच्च अवस्था जो ये होता है। आगे है इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है, यानी कि किसी भी चीज़ को बिना देखे हुए उसके बारे में चिंतन करना, उसके बारे में कल्पना करना अमूर्त चिंतन कहलाता है। यानी कि वो बच्चा जो है औपचारिक अवस्था में अमूर्त चिंतन करने लगता है बिना देखे हुए। मान लीजिए कि कोई बच्चा जो है जब अमूर्त अवस्था में है तो किसी भी चीज़ को नहीं भी देखेगा तो उसके बारे में उस अनुभव जो है करने लगेगा, चिंतन जो है करने लगता है। यानी कि जो निर्णय लेना जो होता है, निर्णय लेना आदि बालकों में अच्छी तरह से सोचने समझने, समस्या का समाधान करने एवं निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो जाता है औपचारिक अवस्था में। बच्चा जो है किसी भी चीज़ के बारे में सोचने लगता है, उसके बारे में विचार करने लगता है, उसके बारे में जो निर्णय लेने लगता है, जो उसमें जो समस्या आती है उसका समाधान करने भी लगता है वो बच्चा। इस अवस्था में ये सब क्षमता जो होता है विकसित हो जाता है। आगे है अंकों का प्रयोग करता है, वह जो है अंक का भी प्रयोग करना इस अवस्था में जान जाता है। कथन, आगे है कथन। कथन जो है सीखने, जो जीन पियाजे का कथन है, जीन पियाजे कथन दिए कि सीखने का अर्थ जो है ज्ञान निर्माण करना है। बच्चा जो सीखता है उसका अर्थ जो है ज्ञान निर्माण करना। जीन पियाजे का कथन है कि सीखने का अर्थ ज्ञान निर्माण करना है। यहाँ पे क्वेश्चन भी बनेगा कि किस मनोवैज्ञानिक ने यह कथन दिया था कि सीखने का अर्थ ज्ञान निर्माण करना है। तो इसका आंसर होगा जीन पियाजे। जीन पियाजे महोदय ने ये कथन दिए थे। आगे है जीन पियाजे का सिद्धांत निर्मितवाद है। वो जीन पियाजे महोदय ने अपना सिद्धांत जो दिया वह निर्मितवाद सिद्धांत दिया। अब हम लोग आगे क्वेश्चन के बारे में अब हम लोग जानते हैं। क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसका आंसर भी जानेंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे क्वेश्चन अब हम करवाएंगे। आप लोग इस वीडियो को अब लास्ट तक देखिएगा, बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बच्चे आँख, कान एवं नाक से सोचते हैं। तो हम पहले इस चैप्टर में जो आगे जो बताए कि जो संवेदी प्रेरक अवस्था होता है यानी कि इंद्रिय गामक अवस्था जो होता है, इसमें बच्चा जो है अपना नाक, आँख, कान यानी कि इंद्रियों के द्वारा जो है काम करता है।
यानी कि इसका आंसर जो होगा संवेदी प्रेरक अवस्था, जो कि 0 से 2 वर्ष होता है। ये जो संवेदी प्रेरक अवस्था जो होता है, इंद्रिय गामक अवस्था, वह जो होता है 0 से 2 वर्ष होता है। तो अब इस क्वेश्चन को फिर से एक बार देख लेते हैं कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बच्चे आँख, कान एवं नाक से सोचते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा संवेदी प्रेरक अवस्था। ये जो होता है 0 से 2 वर्ष का होता है। आगे क्वेश्चन है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। बच्चे जो होते हैं दुनिया के बारे में अपनी समझ, अपनी सोच को सृजन करते हैं। इसका श्रेय माना जाता है, यानी कि किसको माना जाता है? तो पियाजे, पियाजे इसका आंसर होगा। पियाजे, पियाजे जो है, ये जो पियाजे का मानना था कि बच्चे जो हैं दुनिया के बारे में अपनी सोच का सृजन करते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि वह कौन सा अवस्था है, वह कौन सा अवस्था है जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन करना प्रारंभ करता है। इस क्वेश्चन को फिर से देखेंगे कि वह कौन सा अवस्था है जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के बारे में, घटनाओं के विषय में चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। तो ये जो है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में जो बच्चा जो है किसी भी वस्तु व घटनाओं के बारे में चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। यानी कि इसका एज जो होता है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष में बच्चा चिंतन और घटनाओं के बारे में चिंतन, वस्तुओं के बारे में चिंतन करना प्रारंभ यानी कि शुरू कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है, किनके द्वारा की गई है? इसके बारे में पूछा जा रहा है कि बच्चों की बौद्धिक विकास जो है उसके 4 अवस्था जो दिए वह किस मनोवैज्ञानिक ने, किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया? तो जीन पियाजे के द्वारा दिया गया। हम लोग अभी अभी पढ़े कि जीन पियाजे जो हैं बच्चों की 4 अवस्था दिए। पहला जो दिए सक्रियात्मक अवस्था दिए, यानी कि पहला जो है संवेदी गामक अवस्था, इंद्रिय गामक अवस्था दिए। दूसरा जो है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था दिए। तीसरा पहला जो दिए वो इंद्रिय कामक अवस्था यानी कि संवेदी पेशी अवस्था दिए। दूसरा जो है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था प्री ऑपरेशनल स्टेज दिए। 2 से 7 वर्ष इसका एज होता है। तीसरा जो अवस्था जो होता है वह मूर्त सक्रियात्मक अवस्था यानी कि कॉन्क्रेटिव ऑपरेशनल स्टेज जो होता है वह दिए, यानी कि इसका उम्र जो होता है 7 से 11 वर्ष होता है। और चौथा जो है औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज दिए थे, इसका उम्र जो होता है 11 से लेके ऊपर यानी कि 15 वर्ष या प्रौढ़ावस्था तक भी इसको माना जाता है। ये जो है 4 जो अवस्था दिए तो ये जीन पियाजे द्वारा दिया गया। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त पियाजे के अनुसार कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ यानी कि आरंभ कर देता है? तो तार्किक चिंतन करना बच्चा जो है प्रारंभ कर देता है। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में बच्चा तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है 7 से 11 वर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में बच्चा जो है तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। नेक्स्ट है पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लेकर लगभग 2 वर्ष की आयु के दौरान बच्चा डैश डैश सबसे बेहतर सीखता है। फिर से क्वेश्चन को देखेंगे। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से, यानी कि पहली अवस्था जो होता है जन्म से लेकर 2 वर्ष की आयु के तक होता है। 2 वर्ष की आयु के दौरान जो होता है वो पहली अवस्था होता है। इसमें बच्चा सबसे बेहतर सीखता है, बच्चा डैश सबसे बेहतर सीखता है। तो इसका आंसर होगा इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। इंद्रियों के प्रयोग द्वारा बच्चा जो है सबसे बेहतर सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रयत्नों से होती है, यह अवस्था है। तो यह जो अवस्था जो है 7 से 12 वर्ष की अवस्था जो होती है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, इसमें जो है अमूर्त सोच की अपेक्षा बच्चा जो है मूर्त सोच को ज़्यादा मूर्त सोच सोचता है, यानी कि बच्चा का मूर्त सोच मूर्त अनुभव एवं प्रयत्नों से होती है। 7 से 12 वर्ष की अवस्था, 11 वर्ष की अवस्था जो होती है वह मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है? तो पियाजे के अनुसार। इससे पहले हम बताए थे कि एक क्वेश्चन आता है, देखिए यहाँ पे आ भी गया क्वेश्चन कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार जो है बच्चा जो है ज्ञान निर्माण करता है, ज्ञान निर्माण करता होता है, तो ये पियाजे के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बच्ची को अपने पिता चहलकदमी करा रहे हैं। एक बच्ची जो है, एक बालिका जो है, उसके पिता चहलकदमी करा रहे थे। बच्ची जानती थी कि चिड़िया जैसी चीज़ होती है, यानी कि बच्ची जो थी उसको मालूम था कि चिड़िया जैसी कोई चीज़ होती है, परंतु उसने कभी पतंग को नहीं देखा था। चिड़िया को तो जानती थी लेकिन पतंग को कभी नहीं देखा था। पतंग को कभी नहीं देखी थी। तो पतंग को देखकर उसने कहा कि चिड़िया को तो देखो, पतंग जो जैसे ही पतंग को उड़ते हुए देखी, वह पतंग के बारे में तो जानती नहीं थी। उसको क्या लगता है, उस बच्ची को क्या लगता है कि वो जो उड़ रहा है वो पतंग के बारे में तो नहीं जाने, वो चिड़िया के बारे में जाने। उस चिड़िया का प्रतिबिंब बन गया, यानी कि वो समझ गए कि वो जो पतंग जो उड़ रहा है वो चिड़िया है। इसलिए वो बोल देती है कि चिड़िया को तो देखो। तो उसके पिता ने कहा यह पतंग है। उसके पिता क्या कहते हैं कि यह जो है चिड़िया नहीं, ये जो है पतंग है। यह उदाहरण जो है किसे दिखाता है? तो ये उदाहरण जो है सम्मिलन को दिखाता है, सम्मिलन को दर्शाता है। यानी कि चिड़िया जो है, चिड़िया जो जिस तरह से उड़ता है उसी तरह से जो है पतंग भी उड़ सकता है। ये जो है सम्मिलन, इसका आंसर होगा सम्मिलन को दर्शा रहा है, दिखा रहा है सम्मिलन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे के बौद्धिक विकास के 4 चरणों, पहला है संवेदी चालक, दूसरा है पूर्व परिचालन, तीसरा है सुदृढ़ परिचालन और औपचारिक परिचालन को कौन से सिद्धांत चिन्हित करता है? तो जीन पियाजे, इसका आंसर होगा जीन पियाजे। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास में ये चिन्हित किया कि बच्चा जो है 4 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक यानी कि संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? तो ये जो है संवेदी गामक अवस्था में, इंद्रिय गामक अवस्था में बच्चे जो हैं सीखने का काम करते हैं अनुकरण के द्वारा, स्मृति के द्वारा, मानसिक निरूपण के द्वारा। बच्चे जो है किसी भी चीज़ को देखता है, देख करके सीखता है, उसको अनुकरण के द्वारा सीखता है। तो इसका आंसर अनुकरण, स्मृति एवं मानसिक निरूपण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है क्या कहलाता है? इसके बारे में हम पीछे पढ़ चुके हैं कि जो होता है समावेशन में किसी भी चीज़ को संशोधन कर करके सीखते हैं, यानी संशोधित करके वो जो सीखा जाता है समावेशन कहलाती है। इसका आंसर समावेशन होगा। नेक्स्ट जो है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो ये जो होता है संवेदी प्रेरक चरण जो होता है, संवेदी प्रेरक में बच्चा जो है वस्तु अस्थायित्व के गुण उसमें ज़्यादा पाया जाता है, वो वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया। एक बच्ची है, उसका नाम है सीता। तो सीता जो है अपने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल और चावल को मिलाकर खाने लगती है, दाल चावल दोनों को मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने को डैश कर लिया है। तो इसका आंसर होगा अनुकूलित। वह जो है बच्ची जो है सीता दाल चावल मिलाकर खाने को अनुकूलित कर लिया है, वो जो है अनुकूलन कर लिया है। इसका आंसर अनुकूलित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे मुख्यतः डैश के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। तो पियाजे जो हैं ये ज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। इसका आंसर होगा ज्ञानात्मक विकास। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन में अब हम लोग पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है? पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है? तो अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था में बच्चा जो है अमूर्त चिंतन करना प्रारंभ कर देता है, यानी कि किसी भी चीज़ को बिना देखे हुए उसके बारे में चिंतन करना प्रारंभ कर देता है, यानी कि अमूर्त रूप से वह चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। इसका आंसर होगा अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था में बच्चे जो है अमूर्त रूप से चिंतन करने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा विकास के संदर्भ में कौन सा क्षेत्र पियाजे द्वारा कमतर आंका गया है? तो भाषा विकास के संदर्भ में सामाजिक अंतःक्रिया को पियाजे द्वारा कमतर आंका यानी कि कम आंका गया है। सामाजिक
अंतःक्रिया। इसका आंसर सामाजिक अंतःक्रिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रचलित योजना में नई जानकारी जोड़ना किस नाम से जाना जाता है? यानी कि जब नई चीज़ को जोड़ने के लिए होता है, नई चीज़ का जो हम लोग ज्ञान अर्जन करते हैं, तो वो जो है आत्मसातकरण कहलाता है। यानी कि इसका आंसर आत्मसातकरण कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किसके द्वारा सीखते हैं? तो पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे जो होते हैं अनुकूलन की प्रक्रियाएं द्वारा सीखते हैं। अनुकूलन की प्रक्रिया इसका आंसर होगा। इसके द्वारा जो है बच्चे जो है सीखते हैं। नेक्स्ट है, नवीन जानकारी को शामिल करने की वर्तमान स्कीमा यानी कि अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया डैश कहलाती है? तो इसका आंसर होगा आत्मसातकरण। आत्मसातकरण जो है नवीन जानकारी को शामिल करने की वर्तमान स्कीमा में जो बदलाव होता है, यानी कि बदलाव करती है, इस प्रक्रिया को आत्मसातकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक सक्रियाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है। मानसिक सक्रियाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द का प्रयोग किया? तो पियाजे ने स्कीमा शब्द का प्रयोग किया था। इसके लिए चिंतन के निर्माण के लिए जो प्रखंड है उसके लिए पियाजे ने स्कीमा शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश पियाजे से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता हैं। डैश पियाजे के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता हैं तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो इसका आंसर जो होगा पियाजे के विचार से बच्चे जो होते हैं सक्रिय ज्ञान निर्माता होते हैं और नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे की कितनी अवस्थाएं होती है? तो पियाजे की 4 अवस्थाएं होती है। इसका आंसर पियाजे की 4 अवस्थाएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास किससे संबंधित है? तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास मानव की वृद्धि एवं विकास से संबंधित है। इसका आंसर मानव की वृद्धि एवं विकास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को और किस नाम से जानते हैं? पहले बता चुके हैं किस किस नाम से जानते हैं। तो ये जो है विकासीय थ्योरी के नाम से जाना जाता है, संज्ञानात्मक विकास के नाम से जाना ही जाता है। इसके साथ साथ विकासीय थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि विकासनात्मक विकास के नाम से जाना जाता है। इसको ज्ञानात्मक विकास भी के नाम से भी जाना जाता है। अवस्था का सिद्धांत यानी कि अवस्था का सिद्धांत के भी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने बच्चों में वस्तु स्थायित्व के विकास को समझने में सहायता की? क्वेश्चन है कि किसने बच्चों में वस्तु स्थायित्व के विकास को समझने में सहायता की? इसका आंसर होगा पियाजे। पियाजे ने बच्चों स्थायित्व के विकास के बारे में समझाने में सहायता की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार 4 से 8 माह में कौन सा संज्ञानात्मक विकास होगा। तो 4 से 8 माह का जो बच्चा जो होगा वह इंद्रिय गामक अवस्था में होगा, यानी कि संवेदी गामक अवस्था में होगा। तो ये जो हो इसका आंसर जो होगा संवेदी गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष, इसका उम्र जो है 0 से 2 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार बच्चे का चिंतन वयस्कों से, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डैश में भिन्न होता है बजाय के। तो पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है मात्रा के बजाय, प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। इसका आंसर प्रकार एवं मात्रा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं, विचार जो है न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उससे आगे भी बढ़ाते हैं। यह विचार डैश द्वारा रखा गया था। तो इसका आंसर होगा जीन पियाजे द्वारा रखा गया था। विचार जो है न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाने में मदद करता है, उसे आगे भी बढ़ाता है। यह विचार जो है जीन पियाजे का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास किस अवस्था की विशेषता है। अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास किस अवस्था की विशेषता है। तो इसका आंसर होगा औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, यानी कि अमूर्त है तो अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था इसका आंसर होगा, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था इसका आंसर होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।